हेलो एवरीवन, मैं मृदुल कुमार पांडे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको कि इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसके बारे में। हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को एक तरह से हमारे संविधान की आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, क्योंकि वह हमारे संविधान को बनाने के उद्देश्य को दर्शाता है और हमारे संविधान के नेचर, हमारा संविधान कैसा है, यह दर्शाता है। ये हमारा प्रीएम्बल है इंग्लिश में, जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया को मैंने लाल कलर से हाईलाइट करा है, एंड सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को येलो कलर से, और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को ब्लू कलर से। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर जिनको हम समझ लेते हैं तो हम हमारे संविधान की उद्देशिका को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सिमिलरली अगर हम हिंदी में भी देखते हैं तो मैंने इन्हीं कीवर्ड्स को हिंदी में भी उन्हीं रंगों से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे हम भारत के लोग रेड से, फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को येलो से, एंड न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को ब्लू कलर से। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स को हम समझते हैं। हम भारत के लोग जो हैं, हम इस संविधान का स्रोत हैं। हमारे संविधान को हम शक्ति प्रदान करते हैं। कैसे? हम भारत के लोगों ने यह संविधान अपने लिए बनाया है। कैसे हमने बनाया है भाई? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा थी, उसके सदस्यों को निर्वाचन में हमने निर्वाचित किया है। हमने उनका चुनाव किया है। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, फिर भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे द्वारा चयनित सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाया है। तो हम भारत के लोग सोर्स हैं, स्रोत हैं इस संविधान का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे संविधान की प्रकृति, उसके नेचर के बारे में। हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोवेरियन, जिसको कि अब हिंदी में कैसे बोलेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा संविधान जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसे हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? हमें कोई भी कानून बनाने की आज़ादी है। हम अपने देशवासियों के लिए कोई भी कानून, हमारा संसद, हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, बदल सकती है, अमेंड कर सकती है ना? इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि हम राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं या यूएनओ के सदस्य हैं, तो वो हमारी संप्रभुता पर या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रमंडल देश, मतलब जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ नेशंस बोलते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर होना, उसका सदस्य होना या यूएनओ का सदस्य होना, यह हमारी इच्छा है, हमारी स्वेच्छा है। हम उसमें नहीं होना, उसका सदस्य ना होना भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से संप्रभुता प्राप्त है हमें, कि हम कोई भी कानून बना के उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। हमारी संसद कर सकती है। हम कोई भी टेरिटरी, अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम अपने एरिया किसी देश को दे सकते हैं। हमें इस चीज़ की संपूर्ण तरह से हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब जो दूसरा कीवर्ड है वो है समाजवादी। अब देखिए, समाजवाद दो तरह का होता है। एक होता है कम्युनिस्ट समाजवाद, कम्युनिज्म वाली समाजवाद, और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। क्या फ़र्क है दोनों में, दोनों तरह के समाजवाद में? कम्युनिस्टिक समाजवाद जो होती है, उसमें क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसमें हर चीज़ को नेशनलाइज कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, फैक्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यह मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी इसको कहते हैं, मार्क्सिस्ट समाजवाद। लेकिन हमारा क्या है? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। इसमें क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की इंडस्ट्रीज़ साइड बाय साइड को एग्जिस्ट कर सकती हैं, रह सकती हैं। हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। लोगों के पास यह संपत्ति का अधिकार है, लेकिन सरकार उस संपत्ति को ग्रहण कर सकती है, उस संपत्ति को छीन सकती है, अगर हमें देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए कोई कार्य करना हो तो। जैसे कि रोड जब बनाना होता है
या रेलवे ट्रैक अगर कहीं बनाना है तो लोगों की ज़मीन ले ली जाती है, बदले में उसके एवज में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं। यस, जो वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवादी, यह वर्ड हमारे संविधान के प्रियम्बल में उद्देशिका में पहले नहीं था। इसे 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था के द्वारा इसे ऐड किया गया है हमारे प्रियम्बल में। इसी तरह से सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, यह भी हमारे संविधान के प्रियम्बल में उद्देशिका में पहले नहीं था। इसे भी 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था ऐड किया गया है। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? देखिए, पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म दो प्रकार की अलग अलग तरह की होती है। जैसे यूएसए में सरकार लोगों के धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ था उसके बाद वहाँ पे मॉस्क बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो बराक ओबामा ने बस यह कहा था कि हमें कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, हमारे पास यह अधिकार नहीं है कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर करें, किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करें। वहीं दूसरी ओर जो कम्युनिस्टिक सेक्युलरिज्म होता है उसमें सरकार जो है वो इंटरफेयर करती है धर्म के मामलों में, क्योंकि धर्म उसमें बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है और आप अपने घर की चारदीवारी में चाहे जिस भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन अपनी चारदीवारी के बाहर, अपने घर के बाहर आप उस धर्म का प्रचार प्रसार या उस धर्म को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब हमारे देश में किस तरह का सेक्युलरिज्म है? हम सारे धर्मों को समानता के भाव से देखते हैं। हमारे देश में सारे धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है। हमारे देश का कोई भी राजधर्म नहीं है। हमारे पड़ोसियों का जैसे अगर हम देखें तो किसी का बौद्ध धर्म राजधर्म है, किसी का इस्लाम है राजधर्म, पर हमारे देश का कोई भी राजधर्म नहीं है। हमारे देश में सारे धर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा, इसलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम सेक्युलर हैं। अब अगले जो कीवर्ड्स है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं इलेक्शन के द्वारा। अब वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बदले डिसीजंस लेता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इनडायरेक्ट लोकतंत्र जो होता है उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं जो हमारे बदले डिसीजंस लेता है। ठीक है, अब गणराज्य, रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या है? देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की होती है। एक होता है मोनार्क और जो दूसरा होता है वो होता है गणराज्य। दोनों में फ़र्क क्या है? मोनार्क में वंशानुगत तौर पे राष्ट्र के जो सबसे सर्वोपरि होते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं हमारे देश का प्रमुख, तो मोनार्क में जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वह वंशानुगत होते हैं। लेकिन गणराज्य में, रिपब्लिक में, जो राज्य के प्रमुख हैं, जो देश के प्रमुख हैं, वो इलेक्शन के जरिए आते हैं। ठीक है, उन्हें निर्वाचित किया जाता है एक सीमित अवधि के लिए। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को 5 साल के लिए हम निर्वाचित करते हैं, लेकिन वह डायरेक्ट इलेक्शन वह भी नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के लोग और जो भी रूल्स होते हैं उसकी अलग ही प्रोसेस है। राष्ट्रपति का इलेक्शन उस प्रोसेस के द्वारा होता है और वो 5 साल के पीरियड के लिए चूज किए जाते हैं। तो इसलिए हम रिपब्लिक हैं, वी आर रिपब्लिक नेशन, हमें गणराज्य है हम। तो अब हम हमारे संविधान के नेचर के बारे में समझ चुके हैं। अब हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? जस्टिस। जस्टिस का अर्थ है न्याय। अब हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा और देखेंगे न्याय में भी हम किस तरह का न्याय चाहिए।
आप दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन देख सकते हैं। हम न्याय की बात करते हैं, ब्लू कलर में जो न्याय है, पर किस तरह का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय से हमारा अर्थ यह है, समाज में ऊंच नीच जो भेदभाव है, या जाति प्रथा है, या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव है, वह भेदभाव ना हो और लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। अगर भेदभाव रह गया, कोई बड़ा और कोई छोटा रहा हमारे समाज में, जाति के आधार पे, वर्ण रंग के आधार पे, या किसी भी आधार पे, तो उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर वो भेदभाव रह गया तो किसी छोटे के ऊपर कोई बड़ा अगर शासन करता है, भेदभाव होगा तो एक छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, उससे वर्ण व्यवस्था एक तरह से हो जाएगी फिर से। जैसे पहले था वर्ण व्यवस्था, बहुत बुरा वर्ण व्यवस्था था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। तो उनके लिए कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन उसके पहले खुद भारतीय ही उनके ऊपर राज कर रहे थे। तो अगर उस तरह की वर्ण व्यवस्था को हटाना हमारा मेन उद्देश्य है, सामाजिक न्याय देना है, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को हमें बढ़ावा देना है, उन्हें बराबरी पे लाना है। सामाजिक न्याय का यह अर्थ है। औरतों को, जैसे हमने काफ़ी उनका शोषण हुआ है, औरतों को उनके अधिकारों का शोषण हुआ है, उन्हें अधिकार नहीं मिला है, तो अब हम उन्हें प्रमोट करते हैं, हम उन्हें कुछ राइट्स प्रदान करते हैं, हम उन्हें कुछ फ्रीडम देते हैं कि आप ऊपर आ सकें, बराबरी में आ सकें, जो लोग पीछे रह गए हैं हमसे। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट सोशल जस्टिस। एक इसका और बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी ट्रांसजेंडर को एक तीसरा जेंडर माना गया है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का यह सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ट्रांसजेंडर्स को एक तीसरा लिंग माना गया है, क्योंकि पहले या तो मेल था या फीमेल था, लेकिन जो एक अलग ग्रुप था ट्रांसजेंडर्स का, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। दूसरा जो न्याय हम बात करते हैं वह है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से हमारा अर्थ यह है कि कोई अगर आर्थिक तौर पर, मतलब पैसों के मामले में अगर कोई कमज़ोर है, कोई थोड़ा पिछड़ा है, तो उसके साथ भेदभाव ना हो। इनफैक्ट उसको भी अधिकार है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, उसको भी इतना न्याय मिले कि वह अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो इसके लिए सरकार को ऐसे जो भी पिछड़े लोग हैं उन लोगों को सहायता प्रदान करना पड़ेगा, सहायता प्रदान करेगी हमारी सरकार। ठीक है, अब राजनीतिक न्याय हम कैसे देते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा लोगों को राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाता है। अर्थात जो भी 18 साल से अधिक आयु के लोग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ, बिना उनके जगह, जाति, धर्म, रंग आदि के भेदभाव के बिना, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वह वोट कर सकता है। उसे अधिकार है मतदान करने का और वह अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। उसको सारे वह पॉलिटिकल अधिकार मिले हुए हैं, उसे सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी दूसरे भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जो दूसरा कीवर्ड है ब्लू कलर में, वो है स्वतंत्रता, लिबर्टी। हम लोग बात कर रहे हैं लिबर्टी की। किस चीज़ की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ की लिबर्टी की बात कर रहे हैं? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अगर यह स्वतंत्रता हमसे छीना जा सकता है तो उसके लिए हमारे पास एक न्यायपालिका है जो एश्योर करती है कि हमें ये सारी स्वतंत्रता मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं समता की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। देखिए यहाँ पे बात हुई है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता से क्या अर्थ है हमारा? जब तक बराबरी न हो लोगों के बीच में, जब तक भारत के सभी नागरिकों के बीच में बराबरी ना हो, भारत की सरकार के नज़र में सारे नागरिक उसके बराबर ना हो,
तब तक आज़ादी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि अगर सारे नागरिक बराबर नहीं हैं, किसी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसी को कम प्रेफरेंस दी जाती है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस वाला व्यक्ति एक तरह से डोमिनेट करता है कम प्रेफरेंस दिए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर, और वह एक तरह से फिर से आज़ादी छीननी ही हुई। तो वह आज़ादी किस काम की जहाँ पे बराबरी का अधिकार न हो, अवसर की बराबरी न हो, अपॉर्चुनिटीज़ की बराबरी न हो। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समता हम प्रदान करते हैं दोनों के, भारत के हर नागरिक को। अब जो आखिरी कीवर्ड है वह है बंधुता। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, हम भारतीय नागरिकों की जो ड्यूटीज़ मेंशन है आर्टिकल 51A में, उसके आधार पे यह हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें आपसी बंधुता बढ़ाना चाहिए। अब आपसी बंधुता बढ़ाने के लिए सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान का निर्माताओं ने क्या कदम उठाया था? सिंगल सिटीजनशिप एक ऐसी चीज़ है कि हम सभी भारतीय हैं, हमारी एक ही पहचान है। क्या पहचान है वह? भारत में इतनी विविधता है, लेकिन इस विविधता में एक चीज़ हर लोगों में सामान्य है, हर लोगों में कॉमन है, और वह क्या है? हम सब भारतीय हैं। यह हमें एक ऐसी पहचान देता है, हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और हमारे बीच में बंधुता, भ्रातृत्व का भाव पैदा करता है कि हम सब भारतीय हैं। और इस भ्रातृत्व का भाव हम तभी पैदा कर पाएंगे जब हम सभी नागरिकों को गरिमा, उनकी डिग्निटी का ख्याल होगा, और इससे भ्रातृत्व के भाव से, बंधुता के भाव से राष्ट्र का एकाकीकरण, एकता आएगी और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम बात करते हैं उस तारीख की जब हमने इस संविधान को लागू किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, और वह तारीख है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब इस संविधान, यहाँ पर अगर हम देखें तारीख की बात हम लोग जब करते हैं, यहाँ अंग्रेजी में मैंने लिख रखा है कि इसको इनेक्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, जिसे हम आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्यों 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया था, जबकि ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, 1929 में जाना होगा। कांग्रेस के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने यह डिक्लेयर किया था कि आज से हमारा ऑब्जेक्टिव है पूर्ण स्वराज्य। आज से कांग्रेस का उद्देश्य है पूर्ण स्वराज्य। यह कब डिक्लेयर किया गया था? 1929 के लाहौर सेशन में। और 26 जनवरी 1930, अगले साल 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। तो अब हम एक बार प्रियम्बल को एक बार पढ़ते हैं, उद्देशिका को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। हम भारत के लोग, जो पहला कीवर्ड हमारा यहीं पे आ जाता है, हम भारत के लोग। ये क्या है? हम स्रोत हैं इस संविधान के, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेचर कैसा है संविधान का। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या था? हमारे संविधान का नेचर था, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को के बाद से जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। हमारा उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब मीनिंग हम लोग को बहुत ही इजीली क्लियर है। हम एक एक कीवर्ड्स का अर्थ को समझ रहे हैं और हमारे संविधान निर्माता क्या दर्शाना चाह रहे थे इस उद्देशिका के जरिए, वो हम इजीली समझ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।